जहाँ तक रवायती मीडिया का जिक्र है तो अमेरिका में एक बड़ा इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। इसको आप 2-3 हिस्सों में डिवाइड करके देखें। अगर सीनियर सिटीज़न पॉपुलेशन या जो मेच्योर पॉपुलेशन वोटर्स हैं वो अभी भी रवायती मीडिया, ट्रेडिशनल मीडिया की तरफ जाते हैं, लेकिन अगर आप यूथ पॉपुलेशन को देखें जो जेन जी है, वो इस वक्त 41 मिलियन वोटर्स हैं जो फर्स्ट टाइम वोट करने के लिए इस प्रोसेस का हिस्सा बनने जा रहे हैं। अब उनका रिवायती मीडिया का असर उनके ऊपर इतना नहीं है। वो टिकटॉक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, वो इन मीडिया को जो नॉन ट्रेडिशनल मीडिया या सोशल मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, वो उनसे अपनी गाइडलाइन ले रहे हैं, उनसे वो अपने वोटिंग के बिहेवियर्स को डिटरमिन कर रहे हैं। तो बेसिकली हमें ये देखना पड़ेगा कि बोथ मीडिया, जो दोनों साइड ऑफ द आयल हैं, वो अपना असर अपनी एक ख़ास फॉलोअर्स की फ़ैन बेस के ऊपर वो छोड़ रहे हैं। तो दोनों का रोल बड़ा अहम है, लेकिन दोनों के जो एज डेमोग्राफिक्स हैं वो डिटरमिन कर रहे हैं कि कौन सा मीडिया किस हद तक फ्रूटफुल होगा इस वोटिंग कैंपेन का असर डालने के लिए। आयशा, मैं चाहूँगा कि शहजाद चौधरी साहब से ये सवाल किया जाए कि पाकिस्तान क्या तवक्को कर रहा है कि जो नई इंतज़ामिया आएगी उसके पाकिस्तान के साथ डिफेंस रिलेशंस कैसे होंगे, और जो ओवरऑल एक सिचुएशन है यूएस पाकिस्तान रिलेशंस की, उस पर पाकिस्तान की क्या तवक्कुआत हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस चीज़ का एहसास है और उतना शायद ना हो जितना होना चाहिए, क्योंकि आम तौर पर पाकिस्तान अमेरिका को एक, या पाकिस्तानी अमेरिका को एक मुख्तलिफ नज़र से देखते हैं, लेकिन जिस किस्म की गहराई पाकिस्तान और अमेरिका के फ़ौजी तल्लुकात के अंदर है वो शायद आम को शायद ना आप समझ हो उन चीज़ों की। मेरा ख्याल है पाकिस्तान और अमेरिका का ताल्लुक माशी और एक्सपोर्ट्स से हट के दिफाई तल्लुकात के अंदर भी काफ़ी गहरा है और इसकी ज़रूरत रहती है। ये कायम रहेगा बिकॉज इसके बगैर दोनों अतराफ़ से एक जो ताल्लुक है जो कि दहाइयों के ऊपर कायम हुआ है उसको कायम रखना ज़रूरी होगा। एज़ फार एज़ के इन दोनों में से कौन बेहतर होगा, मेरा ख्याल है कि फ़ॉरेन पॉलिसी या इस किस्म से जो रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं, अमेरिका के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज, मेरी नज़र के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज के बाद 19-20 का फ़र्क से ज़्यादा भी कर लें तो 18-20 से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। यानी ये वो स्ट्रेटिजिक डायरेक्शंस हैं जो कि लेते हैं। उनके बड़े मोटे मोटे जो चीज़ें हैं वो सबको दुनिया में पता है कि साउथ चाइना सी या रशिया इस वक्त जो मामलात हैं, नेटो की सेंसिटिविटी है, मिडिल ईस्ट के अंदर जो मामलात हैं, और तो पाकिस्तान एज सच इस वक्त तो कोई उभर के सामने नहीं आया हुआ, उनकी नज़र हटी हुई है पाकिस्तान से। लेकिन क्या कोई हमारे कुर्बो जवार के अंदर कोई ऐसी सूरत पैदा हो कि फिर पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ जाए, उस सूरत में सेंट्रल कमांड जो उनकी है, जो कि ये सीरिया को पूरे को देखती है, उसका ताल्लुक पाकिस्तानी अफवाज के साथ और पाकिस्तान के साथ बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं, वाइब्रेंट रहता है, ताल्लुक कायम रहता है, विजिट्स चलती रहती हैं। और बहुत मुश्किलात के अंदर, बहुत सूरतों में जब पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में कभी कोई मुश्किल आ भी जाए तो ये फ़ौजी तल्लुकात होते हैं जो उसको सुधारते हैं और सीधी राह पे फिर ले आते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इतना हाइप्ड अप ना भी हो, लेकिन ज़रूरी बहुत है और इसको कायम मेरे ख्याल में रखा जाएगा दोनों तरफ से। अच्छा, जैगम साहब से हम एक बात पूछना चाहूँगी। जैगम साहब, बहुत सी चीज़ें इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, वोट थ्रेट की बात वहाँ ट्रंप कर रहे हैं, या अंडो दूध और गैस की बात उधर से कर दी गई है कि वो ये भी देख रहे हैं। अमरीकी इंतखाब में सरमाए का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है, कॉरपोरेट सेक्टर की जानिब से बहुत कुछ डाला जा रहा है। क्या वाज़े हो रहा है कि वहाँ भी डेमोक्रेसी के अंदर ये उसकी कमज़ोरी है निज़ाम की, इस सब के ऊपर निज़ाम खड़ा हो रहा है? मेरे ख्याल अमेरिकन सिस्टम में जो सरमाया है वो हमेशा से एक अहम जुज़ रहा है, और शायद डेमोक्रेसी पर नज़र रखने वाले उसको समझते हैं कि अमेरिकन सिस्टम की वीकनेस भी रहा है। अगर उसको कंपेयर करें हम यूरोपियंस के साथ, हमारे यहाँ तो मामला ही दूसरा है। हम भी पैसों हम सरमाए की देखिए, थर्ड वर्ल्ड में तो है ही सरमाया बहुत ही ज़्यादा अहम होता है, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज़ हैं वहाँ पे ख़ास तौर पे यूरोपियन डेमोक्रेसीज़, उस पर सरमाया इतना अहम नहीं होता। पार्टीज़ खुद इतनी मजबूत होती हैं कि उसकी जो लीडरशिप है वो मिडिल क्लास से भी काफ़ी उभरती रहती है। यहाँ पे भी, खैर अमेरिका में भी ऐसे लोग तो सामने आते हैं जो बहुत अमीर नहीं होते, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो सरमाए का बहुत ज़्यादा रोल होता है। इसलिए अमेरिकन पॉलिटिक्स में, पॉलिसी मेकिंग में जो कॉरपोरेट सेक्टर है वो भी बहुत बड़ा वेट कैरी करता है।
ठीक हो गया। हमारे साथ असद मौजूद हैं व्हाइट हाउस से और दानियाल भी हैं ट्रंप हेडक्वार्टर फ्लोरिडा से। एक बार दोबारा उनसे बात करते हैं। असद, ये कहिएगा कि इस बार इलेक्शन के बाद क्या दिखाई दे रहा है कि जो शिकस्त की सूरत हाल नजर आ रही थी, मैं थोड़ा सा बात कर दूं कि अमेरिका में आप देखें कि बराक ओबामा। जी आयशा, हम सुन रहे हैं आपको, आप एग्जांपल्स दे रही। अमरीकी सियासत में सरमाया बहुत बढ़ गया है, लेकिन ये कि आप देखें कि कमला हैरिस खुद एक बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हैं, सदर बराक ओबामा एक बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे, प्रेसिडेंट क्लिंटन एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे। तो अमरीकी सियासत में अगरचे सरमाया बहुत अहम है, ख़ासतौर पे कॉरपोरेट और लॉबीज़ और सुपर पैक्स, लेकिन इसके बावजूद मिडिल क्लास और इवन लोअर मिडिल क्लास से, जैसे जेडी वैंस हैं, वो कहते हैं कि वो उन्होंने गुर्बत में अपना बचपन गुजारा, तो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास से भी लोग उभरते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो लोग अपना सरमाया लगाते हैं, यहाँ पे पार्टीज का सरमाया लगता है, कॉरपोरेशन सुपर पैक्स के जरिए सरमाया लगाती हैं। तो बहुत अहम है सरमाया, लेकिन फिर भी मौके मौजूद हैं मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोगों के उभरने, इंडिविजुअल्स के लिए। एक और चीज मैं ऐड करता जाऊं कि जो सरमाया है वो कैंडिडेट के पास नहीं जा रहा होता, जितनी भी फंडिंग आती है वो पार्टी के पास जाती है और पार्टी चेयर ये डिसाइड आगे से करते हैं कि उनको इस सरमाए का कैसे और कहां इस्तेमाल करना है। वो प्रेसिडेंशियल रेस में भी इस्तेमाल होता है, वो कांग्रेस की रेस में भी इस्तेमाल होता है और वो सेनेट की रेस में भी इस्तेमाल होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि कारपोरेट बैकिंग बहुत अहम होती है, ये नहीं और है फिर कि बाद में पार्टियों और कैंडिडेट्स को उन कारपोरेट्स का फिर ख्याल करना पड़ता है। ठीक है, रऊफ कुछ कह रहे थे शायद। बिल्कुल जी, तो मैं यही बात कर रहा था कि यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी का एलिमेंट है वो उस सारे सरमाए को और उनकी जैसे उनकी इम्प्लीमेंटेशन को वो बड़ा लीगलाइज करता है। फिर ये है कि कैंडिडेट्स डायरेक्ट, आयशा और आतिफ की बात पे ऐड करते हुए कि कैंडिडेट्स डायरेक्ट अवाम से, अपने फॉलोअर से, अपने पार्टी वालों से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप $5 $10 इतना चिप इन करें, जो बड़ा ऑन द कॉन्ट्ररी हम पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसा नहीं देखते। तो ये एक बड़ा एक इनकरेजिंग साइन नज़र आता है कि यहाँ की पॉलिटिक्स में जब सरमाया इन्वॉल्व होता है तो लोग अपनी आइडियोलॉजी के लिए, लोग अपने विनिंग कैंडिडेट के लिए उनको बाहर निकल कर सपोर्ट करते हैं, इन एडिशन टू कॉर्पोरेशन एंड अदर सुपर पैक्स एज वेल। ठीक हो गया जी। असद ये कहिएगा कि क्या नजर आ रहा है कि वोट किधर जाता दिखता है? अगर आप जितना ग्राउंड पर गए हैं, निकले हैं, पता कर सके हैं, लोगों से बात की है, वजन कहां वोटर ज्यादा डाल रहा है? देखिए आयशा, मैं आपके पहले वाले क्वेश्चन का भी जवाब दूंगा और इसका भी पहले चले जाने आ जाते हैं। जैसे अपने तमीद में खुद का 7 रियासतें बुनियादी तौर पे ये फैसला करेगी जहां नेक टू नेक हैं, और फिर वही बात मैं दोहराऊंगा कि 1 से 2 पॉइंट का किसी भी लीडर को, यानी 4 उन स्विंग स्टेट्स में से 7 में से 4 स्टेट्स के अंदर कैमला हैरिस को स्लाइट एक एज है, यानी 1 to 2% के दरमियान उनकी लीड है पॉइंट्स के साथ। लेकिन ये वो है जो मार्जिन ऑफ एरर के अंदर आती है, कुछ भी हो सकता है। इसी वजह से आज जो फोकस है दोनों प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स का वो इन्हीं स्विंग स्टेट्स पे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप आज भी, यानी इलेक्शन से एक दिन पहले भी 3 स्टेट्स में जा रहे हैं। नॉर्थ कैरोलिना में जाएंगे, पेंसिल्वेनिया में 2 रैलीज हैं और उसके बाद मिशिगन में एंड करेंगे। और पेंसिल्वेनिया इतनी इंपॉर्टेंट है 19 इलेक्टोरल वोट्स के साथ कि कैमला हैरिस आज का दिन वहाँ पे पेंसिल्वेनिया में गुजार रही हैं। आपने इससे पहले एक और सवाल किया था कि क्या इलेक्शन के नताइज कबूल होंगे या ऐसी कोई सिचुएशन पैदा हो सकती है। मैं कल का अगर स्टेटमेंट के ऊपर जो पोलिटिकल पैंडेट्स के रिएक्शन आ रहे हो मैं समराइज कर सकता हूँ आपके। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा था कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो हम जीत रहे हैं। एक और जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि जुमला मुतरज़ा है, वो ये भी कहते हैं कि मुझे व्हाइट हाउस छोड़ना नहीं चाहिए था। इसके ऊपर उनका कुछ क्लैशबैक भी आया है और उसके ऊपर उनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ रहा है, लेकिन इसको रिस्पॉन्ड किया है कैमला हैरिस ने। और कैमला हैरिस ने ये कहा है कि सिस्टम इन प्लेस है, डेमोक्रेसी है, मजबूत जमहूरियत है, सो ऐसा नहीं हो सकता कि किसी के इनकार कर देने से कि रिजल्ट हम कबूल नहीं करते, वो रिजल्ट जो है या वो नताइज एक सवाल नहीं होंगे, नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की सिचुएशन है। यही वजह स्केप्टिसिज्म भी है, होप्स भी बहुत हैं कि दोनों उम्मीदवारों से ये तवक्को की जा रही है कि वो यूनिटी का मैसेज दें। लेकिन ये दोनों स्टेटमेंट जरूर अलर्ट कर रहे हैं। एक सवाल हमारे इसी मौजू पर बात करते हुए आयशा तंजीम से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि वो हमें ये बताएं कि क्यों अमेरिकन डेमोक्रेसी
मैं सवाल एक अपने वाशिंगटन के साथियों से करना चाह रहा हूँ कि मिशिगन में मुझे ये बताइए कि आपके ख्याल में मुसलमान वोटर क्या नहीं निकलेगा, क्योंकि वो उसका निकलने के लिए बहुत कलीदी काम होगा कमला हैरिस को जिताने के अंदर, एक सवाल। और दूसरा, उनकी जो गवर्नर हैं विटमर, क्या नाम है उनका, ग्रेचन, वो क्यों इतनी इफेक्टिव नहीं हो पाई, ख़ास तौर पर मुसलमानों के जज्बात को अपीज़ करने के लिए, बावजूद इसके कि बाइडेन की पॉलिसी बड़ी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ किया गया, तो वो वहाँ पे मौजूद थी और वो हैं वहाँ पर, तो क्या वजह है कि वो मुसलमानों के एहसासात को अपीज़ नहीं कर पाई और उसको एड्रेस नहीं कर पाई? आयशा, इफ़ यू कुड रिस्पॉन्ड। जी थैंक यू। पहली बात तो ये कि इस पे कमला हैरिस ने बहुत काम किया है, प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम ने भी बहुत काम किया है, तो उनमें से किनका काम ज़्यादा रंग लाएगा मैं कुछ कह नहीं सकती। दूसरी बात कि ग्रेचन विटमर क्यों कामयाब नहीं हो पाई। देखिए, अमेरिका में प्रेसिडेंट बाइडेन को भी कमला हैरिस को भी एक बहुत थिन लाइन जिसको कहते हैं वो करना था। एक तरफ अमेरिका में इजराइल की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है और दूसरी तरफ ये मुसलमान वोट हैं जो एक स्विंग स्टेट में फैसला कुन किरदार अदा कर सकते हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा एक तरफ जाती तो दूसरी साइड के वोट नुकसान में चले जाते और अगर दूसरी तरफ जाती तो एक तरफ के वोट नुकसान में चले जाते। इसीलिए आप देखें कि कमला हैरिस जब भी बयान करती हैं वो ये कहती हैं कि एक तरफ मैं इजराइल के राइट टू सेल्फ डिफेंस का वो करती हूँ और हॉस्टेजेस को छुड़वाऊंगी, दूसरी तरफ मैं फ़लस्तीनियों के लिए हक़ खुद इरादियत और ख़ुद मुख्तारी और क्या कहते हैं इज़्ज़त नफ्स के साथ जीने के हक़ का एतराफ़ करती हूँ और मैं गज़ा में जंग ख़त्म करवाऊंगी। एक बहुत थिन लाइन है जिसको कि वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही हैं और उसी थिन लाइन पे मिशिगन के इलेक्शन का इन्हिसार है। ठीक है जी, मैं दानियाल से इंस्टीट्यूट का एक हालिया सर्वे आया है जो ये कह रहा है कि रियासत मिशिगन में मुस्लिम वोटर्स इस मरतबा बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं हैं, तो क्या वो बाहर निकलेंगे वोट डालने के लिए अपने कैंडिडेट को या नहीं, ये तो हमें इलेक्शन के दिन ही पता चलेगा। लेकिन आयशा, मैं चाहूंगा कि आप हमें सिर्फ 2-3 मिनट और दीजिए जिसमें हम अमेरिकन डेमोक्रेसी पर बात करें, क्योंकि इस पर बहुत सारे सवाल किए गए हैं। क्यों अमेरिकन डेमोक्रेसी एक मिसाल है, क्यों अमेरिकन इलेक्शन एक मिसाल है दुनिया के लिए, क्या वो स्टेप्स हैं जो ये यकीनी बनाते हैं कि इंतखाबात साफ और शफाफ हों? रऊफ, अगर आप रिस्पॉन्ड कर सकें। जी, बेसिकली अमेरिकन डेमोक्रेसी एक बड़ी एक देखें 248 साल से बड़ी सक्सेसफुली चलने वाली डेमोक्रेसी है, जिसके आप देखें जिसका इन्हिसार शफाफियत पर, अकाउंटेबिलिटी पर है। और दूसरा जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है यूनाइटेड स्टेट्स का, इसकी सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चीज़ आतिफ मैं आपसे वो ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगा, वो सेपरेशन ऑफ पावर है, जिसमें एग्जेक्टिव ब्रांच जिसका सदर अमेरिका के सदर उसको लीड करते हैं, जुडिशरी ब्रांच जिसमें 9 सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, और फिर कांग्रेस की जिसको हम पार्लिमानी या इसको ब्रांच जिसमें आप कह लें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है और सेनेट है, एक कानून साजी करती है, एक कानून की इम्प्लीमेंटेशन करती है और एक ब्रांच कानून की तशरीह करती है। और इन तीनों से मिलकर यहाँ की डेमोक्रेसी हमेशा स्ट्रॉन्ग रही है। कोई एक इदारा दूसरे इदारे के इख्तियारात को तजावुज़ नहीं करता या नहीं करने देता, जिसकी वजह से ज़ैरम साहब के पास आऊँगी क्योंकि हमारे पास वक्त करीबन ख़त्म हो रहा है। ज़ैरम साहब सिर्फ कंक्लूड कीजिएगा, वहाँ डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ बताई जा रही है, यहाँ हम बताया है कि वो फिर से कह रहे हैं अगर फ्री एंड फेयर हुए और मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था, तो क्या ट्रम्पिज्म पैगाम दे रहा है? देखिए, कोई शक नहीं है कि अमेरिका दुनिया की बहुत बड़ी जमहूरियत है, ताकतवर जमहूरियत है, बहुत से फर्स्ट उसने किए हैं। जमहूरियत के एक लिहाज से माँ भी उसको कह सकते हैं, ट्राइकाटमी ऑफ पावर, सब कुछ। लेकिन ख़ुद अमेरिका के मुफक्किर इस बात पे मुत्तफ़िक हैं कि पॉपुलिज्म से अमेरिका की डेमोक्रेसी को जो आज ख़तरा है वो शायद तारीख में भी कभी नहीं था। ये भी पहली बार वहीं हो रहा होगा, जो बहुत से फर्स्ट है, तो ये पॉपुलिज्म जो खतरा लेकर आ रहा है, पॉपुलिज्म बहुत खतरा लेके आ रहा है। और आइडेंटिटी और पॉपुलिज्म ये चीज़ जो है ये उसको रिप्रेजेंट करता है ट्रंप। और दूसरी तरफ से कमला क्या कर रही है, इंक्लूसिविटी को, यानी ये जो वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट जिसका डाइवर्सिटी है वहाँ पे, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो क्या अमेरिका फिर से एक अमलगम बन के एक कामयाब जमहूरियत के तौर पे सामने आएगा?
या यूरोप के बहुत सारे मुल्कों की तरह एक और रास्ते पे चल पड़ेगा, जो कि जमहूरियत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये देखना होगा कि अमरीकी क्या चॉइस लेते हैं, पॉपुलिज्म को एज ए चॉइस लेते हैं या फिर इस इंक्लूसिविटी को लेते हैं। ये हमारे पास अब कम टाइम रह गया, वो देखना ये होगा कि वो उनकी चॉइस क्या बनती है, और शायद वही कहीं ना कहीं दुनिया को भी नॉक करेगी कि मुस्तकबिल किस किस्म का होगा। इस प्रोग्राम से इतना ही। हम शुक्रिया अदा करेंगे VOA के वॉशिंगटन DC स्टूडियो से हमारे साथ थे मोहम्मद आतिफ, आयशा तंजीम, रऊफ आरिफ, इसी तरह हमें व्हाइट हाउस से असद हसन ने और ट्रंप हेडक्वार्टर से दानियल हसन ने ज्वाइन किया। यहाँ स्टूडियो में जैगम खान साहब और शहजाद चौधरी साहब खास तौर पर हमारे साथ। आप देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए।